आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम। अब बात करेंगे बीजेपी की मैराथन बैठक की। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक करीब 4.5 घंटे चली। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल थे। बैठक में देर रात तक नामों पर मंथन चला और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक महा मैराथन बैठक में कई उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लग गई है। अब देखने वाली ये बात है कि आज क्या ये लिस्ट, पहली लिस्ट जो है बीजेपी की, वो बाहर आती है या फिर नहीं। अब जरा हम आपको ये बता दें कि लोकसभा चुनाव पर होने वाली बीजेपी की पहली बैठक में कौन कौन शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसमें शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासनी, वहीं पूर्व सांसद ओम प्रकाश माथुर, संसदीय बोर्ड के सदस्य इकबाल सिंह लालपुरा, संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव, संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जाटिया, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में ये तमाम लोग जो थे इस बैठक में शामिल हुए। उनके नाम हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं कि कौन कौन ऐसे प्रमुख लोग थे जिन्होंने सीसी की इस बैठक में शिरकत की। और अब देखना यह होगा कि क्या आज पहली लिस्ट बाहर आएगी। इस लिस्ट में कहा यह जा रहा है कि युवाओं को शामिल किया गया है, महिलाओं की भागीदारी इसमें रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। पहली तस्वीर 11:15 बजे की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में पहुंचे थे। वहीं दूसरी तस्वीर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो अंदर चल रही थी, किस तरह से महामंथन वहां हो रहा था, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर जो तीसरी तस्वीर है, यानी लगभग 4.5 घंटे के बाद सुबह 3:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री जब बैठक से बाहर निकले, वो उस वक्त की तस्वीरें। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा मंथन इस 4.5 घंटे की जो मैराथन बैठक है, मीटिंग है, उसमें चला होगा। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त सीधे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब यह भी कहा जा रहा है कि ये जो बैठक चली है अमित, कि इसमें युवाओं की भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी, और इसके अलावा क्या क्या ऐसे सरप्राइजेस हैं जो इस लिस्ट में बाहर आ सकते हैं। पंकज, अगर हम नंबर्स की बात करें तो देखिए 125 से लेकर 150 के नामों की ऐलान इस सूची में हो सकता है। और दूसरी ये चीज है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अलावा जो उसके जिन राज्यों में उसको लगता है कि उसको और सफलता मिल सकती है, मसलन तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बहुत ज्यादा फोकस किया गया। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो करीब आधे से ज्यादा जो सांसद है उनका टिकट रिपीट हो सकता है और कुछ सांसदों की जो सीट है वो सीट भी बदली जा सकती है। पश्चिम बंगाल की बात करें, हम पश्चिम बंगाल चुनाव में देखते हैं कि स्टार पावर्स का बहुत इस्तेमाल होता है, टीएमसी भी और इस्तेमाल करती है बीजेपी में। तो बीजेपी इस बार पवन सिंह को वहां पर आसनसोल से उतारने की तैयारी कर रही है, ऐसी सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है जो कि फिल्म अभिनेता हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी 3 से 4 जगहों पर अपना टिकट बदल सकती है। झारखंड में 3 से 4 सीटों को फाइनल हो गई है। वहां पर जो लोग दूसरे दलों से भी आए हैं पंकज, उनको भी तरजीह दी जा रही है और उनका भी नाम हो सकता है। बिल्कुल, दूसरे दलों से जो आए हैं उनको भी तरजीह दी जा रही है, खासतौर पर तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का जिक्र किया अमित पांडे ने। इस बीच बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में क्या क्या हुआ, जरा उसकी एक एक डिटेल आपको बता दें। तो 18 राज्यों की 350 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है। इसमें 120 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं, जिनकी घोषणा आज या फिर कल हो सकती है। उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को, जैसा कि अमित पांडे बता रहे थे, 6 लोकसभा सीट देने पर चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपको मालूम है, बनारस, वाराणसी उनकी संसदीय क्षेत्र है, और राजनाथ सिंह, उनके सहित 30 नाम फाइनल हुए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर खास तौर पर यहां सभी सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें दक्षिण की, तेलंगाना में 3 मौजूदा सांसदों को दोबारा टिकट मिलेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ज्यादातर मौजूदा सांसदों को दोबारा मौका मिलेगा। साथ ही साथ केरल से 5 से 6 कैंडिडेट्स के नाम करीब फाइनल कर दिए गए हैं इस बैठक में। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट के लिए खास स्ट्रैटेजी तैयार की गई है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, विदिशा से चुनाव लड़ सकते हैं। इस पर भी कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है पहली लिस्ट में, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से चुनाव लड़ने की उम्मीद है।
मध्य प्रदेश में कुछ एमएलएस को भी टिकट दिया जा सकता है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या फिर दुष्यंत को भी मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। झारखंड से अर्जुन मुंडा, निशिकांत दुबे का नाम लगभग फाइनल है। बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को भी टिकट मिल सकता है। वहीं अगर बात करें गोवा की तो गोवा से केंद्रीय मंत्री श्रीपद नायक को टिकट मिल सकता है। केंद्रीय चुनाव समिति में दिल्ली की 2 सीटों पर भी चर्चा हुई है, यानी दिल्ली में जो 2 सीटें हैं उन पर भी बात हुई है इस मीटिंग में। अमित हमारे साथ लगातार बने में। अमित, 2014 में जिन जिन सीटों पर हार हुई, 2019 में जिन जिन सीटों पर हार हुई, उस पर भी मंथन हुआ इस बैठक में? जी बिल्कुल पंकज, और वही फोकस आज की कम से कम जो बैठक थी, आज सुबह तक ये बैठक चली, ये फोकस वही था। मतलब पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा, इन राज्यों में बीजेपी को सफलता मिली थी, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि ये फर्टाइल ग्राउंड है। इसका मतलब ये हम और ज्यादा और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए विस्तृत तरीके से एक एक सीट की इन तीनों राज्यों में चर्चा हुई है। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहां पर कुछ सांसदों के टिकट तो रिपीट हो सकते हैं। बहुत नए चेहरे भी आए हैं जो अलग अलग वर्ग को साधने के लिए। पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हालात है पंकज। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, न्यूज 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम पर बड़ी खबर कि आज पहली लिस्ट आ सकती है बीजेपी कैंडिडेट्स की। 100 से 120 नामों की घोषणा हो सकती है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से व्यास जी तहखाने में पूजा पर रोक लगाने की मांग की गई है, यानी इसको लेकर याचिका डाली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पूजा की अनुमति मिली व्यास जी के तहखाने में, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस फैसले को एक तरह से बरकरार रखा। तो एक बड़ा झटका था मुस्लिम पक्ष के लिए, लिहाजा मुस्लिम पक्ष ने इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट में गए और आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जैसा कि आपको मालूम है, जिला अदालत वाराणसी की तरफ से इजाजत दी गई थी व्यास जी के तहखाने में पूजा की। उसको लेकर मुस्लिम पक्ष खासा नाराज था, वो गया हाई कोर्ट में। तो फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जो फैसला था जिला अदालत का, उसको बरकरार रखा, यानी पूजा की अनुमति जो दी गई थी वो जारी रहेगी। उसको लेकर फिर मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। विक्रांत, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट तो ट्रायल कोर्ट का फैसला, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर अंदरूनी हिस्सा था, वहां पर पूजा की अनुमति दी गई थी, उसे चैलेंज किया गया था। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले में जो अनुमति दी गई है, जो हाईकोर्ट का फैसला है, वो ठीक नहीं है। और दूसरा, 2-3 याचिकाएं उनकी पुरानी थी, तो इन सभी चीजों को अब गया और आज इस मामले की सुनवाई हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में जो अपना फैसला दिया था उसमें बहुत ही सीधे तौर पर यह कहा था कि 1993 में व्यास जी चबूतरे पूजा का अधिकार रोका गया था, वो बिना किसी कारण और बिना किसी ठोस वजह के रोका गया था और उसमें कोई ऐसी कानूनी अड़चन नहीं थी, जिस कारण दोबारा से पूजा की अनुमति देने का जो निचली अदालत का फैसला है वो पूरी तरीके से सही है। इसी चुनौती दी है मुस्लिम पक्ष ने और उनकी 2-3 पुरानी याचिकाएं भी है, जिनको साथ में क्लब किया गया था और आज इस पर सुनवाई हो सकती है। शुक्रिया आपका विक्रांत यादव।